हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो अभी हाल ही में यानी कि 22 मई को यूपी ट्रिपल एससी की मंडी परिषद की ड्राफ्ट मैन परीक्षा संपन्न हुई। इसमें कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे गए थे, सभी एमसीक्यूज थे और 1.5 घंटे का यह पेपर था। शुरू के जो 30 प्रश्न थे 30 एमसीक्यूज ये जीएस पर आधारित थे, बाकी के जो 30 प्रश्न थे वो हिंदी पर थे और शेष प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुरूप थे। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग करते हैं डिस्कस मंडी परिषद ड्राफ्ट मैन परीक्षा के 100 प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अच्छा फ्रेंड्स, आपने जरूर प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी होंगी, उसमें दो बैलों की कथा भी आपने पढ़ी होंगी। दो बैलों की कथा में बटेश्वर मेले से ही दोनों बैलों को लेकर आते हैं और फिलहाल बटेश्वर मेला जो है ये कहाँ में लगता है, तो याद रखना कि ये आगरा का एक मेला है जो पशुधन मेला से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है। यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कहाँ पर उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। तो चमड़ा व्यवसाय का जो प्रमुख केंद्र है वो कानपुर है, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ताजमहल कहाँ पर है, ताजमहल आगरा में है, तो कहाँ पर आयोजित होगा ये ताज महोत्सव। ताज महोत्सव भी आगरा में ही आयोजित होगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर देखिए निम्नलिखित में किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण किस में नहीं है, तो पृथ्वी में तो है ही है, और किस में नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो शुक्र में भी है, शनि में भी है, लेकिन कृत्रिम उपग्रह में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, यानी कि ये सभी जो विटामिन होते हैं ये यकृत में जाकर संचित हो जाते हैं। फर्रुखाबाद डैश कला का पर्याय बन गया है। फर्रुखाबाद में यानी कि हाथ की छपाई, चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला किसके लिए जाना जाता है, हाथ की छपाई के लिए, यानी कि इस प्रश्न का हैंड प्रिंटिंग ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा, लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। धन की निकासी का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा, तो सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को किसने प्रमाणित किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त तो बंगाल और बिहार में, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, बंगाल और बिहार। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको पता ही है कि सिक्किम जो है वो किस देश के साथ सीमा साझा करता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी भूटान के साथ, ऑप्शन बी करेक्ट है। और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म मरुस्थल है आपको पता है ये सहारा है, सहारा डेजर्ट, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी। जामा मस्जिद को किसने बनाया था, जामा मस्जिद। सही जवाब क्या हो जाएगा बताओ, शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत के सॉरी पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय इंडिया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, इसका जवाब आपको पता है 2.4%, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि मसाई जनजाति के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? मसाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो पूर्वी अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया था। सही जवाब है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑपरेशन फ्लड के जनक। जबकि इन्हें दूध खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी इन्होंने दुग्ध क्रांति की खोज कर दी। कोलार सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं? कोलार सोने की खानें जो हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगी? कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये बताओ कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? सभी परियोजनाओं के बारे में रट लेना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बताओ कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब है चिनाब नदी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। हाल ही में भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इनका नाम वैसे जुगनाथ है, जुगनौथ, प्रविंद कुमार जुगनौथ, हु विजिटेड इंडिया रिसेंटली, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो आपको पता ही है इसका आंसर ए होगा, मॉरिशस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे कम है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, केरल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम है। ठीक है, सबसे कम तो यहीं पर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन और प्रश्न है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही जवाब बताइए, गेस करिए। सही जवाब है ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है? जलाक्रांति की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो सही जवाब है चावल के लिए। चावल के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? अब देखो यहाँ पर प्रश्न में ही आपको उत्तर मिल जाता है। 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका बताओ। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये तो नहीं होता है कृषि विपणन के लिए, इससे कोई मतलब नहीं। बफर स्टॉक का रख रखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि पीडीएस। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का जहाँ तक मुझे लगता है आंसर डी हो सकता है। वैसे इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आप जानते ही हैं जो बाइडन, जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। उसके बाद है कि कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? संघ, राज्य, स्थानीय, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? तो सबसे ज़्यादा करीब जो होती है सरकार, उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय सरकार, यानी कि लोकल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। और प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन कौन सी हैं? तो पढ़ लीजिए एक बार। रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें, तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। सब्जी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है और फलों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। ये लेटेस्ट डेटा है, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, इसको रट डालिएगा, अगली परीक्षा में भी आएगा ये। तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश की जो लिटरेसी रेट बताई गई है 2011 सेंसस के मुताबिक, वो 67.68, ऐसे याद रखना है इसको। यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप जानते ही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसा
बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है ना, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा। तो लखनऊ में ही मिलेगा आपको, ठीक है। कहाँ मिलेगा? लखनऊ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर कुछ प्रश्न हिंदी के हैं, आइए इनको भी इसी में देख लेते हैं। जैसे कि पूछा गया था कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पक्षी। तो यहाँ पर देखिए पक्षी का पर्यायवाची तो गाछ, ठीक है। बाकी विहंग, खग और शकुंत तीनों पक्षी के पर्यायवाची हैं। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? जंगल शब्द का कांतार, अरण्य, कानन, कौमुदी। तो जंगल का पर्यायवाची कौमुदी नहीं होता है। अच्छा, कौमुदी माने क्या होता है आप बताओ? नवरत्न किस समास का उदाहरण है? कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास तो नहीं हो सकता, अव्ययीभाव भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, ये द्विग समास है, क्योंकि पहले नौ आ रहा है, नवरत्न, ठीक है। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? अपाद मस्तक, तो ये होगा अव्ययी भाव समास, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। फिर देखिए अनिवार्य का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। अनिवार्य माने जान ही रहे हैं, नेसेसरी। तो अगर उसको हम क्या कर दें, वैकल्पिक कर दें कि मन में आए करो, मन में आए मत करो, तो सही जवाब ऑप्शन बी है। साहस का विलोम क्या हो जाएगा आपका? साहस, तो साहस का विलोम क्या हो जाएगा? भय, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। साहस का विलोम क्या हो जाएगा? भय। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है आपको, तो ये शब्द देख लेते हैं। अधोगति, अध्यापिका, साहित्यकार, तिमिर, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है। अच्छा, ये अध्यापिका तो पहले बाहर हो जाएगा, तो दो दो जिसमें लिखा गया है वो सब विकल्प यहाँ पर कट गए। अब बचते हैं दो विकल्प, एक, तीन, चार, तीन और चार। तो इन दोनों में जो सही है वो है ऑप्शन डी, तीन और चार, साहित्यकार और तिमिर। अधोगति, गति होना चाहिए था, तो दोनों ही बाहर हो गए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तेलांजलि, तिलांजलि होता है ना, तो ये भी बाहर हो गया। विभीषिका, तो सही है क्या? विभीषिका जो लिखा गया सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। और इसके बाद विस्मरण, ये सही लिखा गया है, हितैषी भी सही लिखा गया है। तीन और चार जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का सही अर्थ? कच्ची गोलियां खेलना, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, मतलब हमें भी अनुभव की कमी नहीं है, मतलब कच्ची गोलियां खेलना मतलब अनुभव की कमी होना। फिर है कि संकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संकर जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करके आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए कि संकर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो सम धनकर, शंख धनकर, शंख धनर, शन धनकर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखिए निम्नलिखित में किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तपोधन बल, यशय धनदा, ब्याधन आकुल, महधन विद्यालय। तो काटते जाइए, ठीक है, काटते जाइए इन सबको। ये सब अपने आप को सही मान रहे हैं तो इनको घटाइए, ऑप्शन बी को करेक्ट करिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कोयले की दलाली में मुंह काला। तो कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना, आप जान ही रहे हैं इसका सही जवाब होगा बुरे काम से बुराई मिलना, ये सही हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पर गलत। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग कौन सा है संस्कार में? सम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कान में तेल डालना माने बहुत क्या है? परेशान करना, नहीं, बहुत बोलना, बदनाम करना, कुछ न सुनना। कान में तेल डाल के बैठे हैं मतलब कुछ भी नहीं सुन रहे। आप काज महाकाज का अर्थ क्या होता है? आप काज महाकाज मतलब अपना काम निकाल लेना सबसे बड़ी चतुराई है। मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ? काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, ये सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 पे। और बिना देख रेख का जानवर, वाक्यांश के लिए एक शब्द है बिना देख रेख। तो पालतू की तो पालतू को तो मतलब उसकी काफ़ी देख रेख होती है, ये तो बाहर हो जाएगा।
अनेर, खूंखार और जंगली, ये 3 बसते हैं यहाँ पर। तो ये बताइए कि तीनों में कौन सा सही है। तो जवाब हो जाएगा अनेर। ठीक है, बिना देख रेख का जानवर है, उसको अनेर कहते हैं, जंगली नहीं कहेंगे। जंगल में भी देखभाल करता है। कौन करता है? अरे हर जानवर के जो गार्जियन होते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? खलिहान लिखा गया है, गलत है। कार्तिक लिखा गया है, कौतूहल लिखा गया है और गीरजा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, कौतूहल। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ऐसे प्रश्न अब खूब मिलेंगे आपको एग्जाम में भी। भाग्यमान, भाग्यवान होता है ना। रामायण, लालायित, ठीक है, और वाल्मीकि। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, यही सही है, बाकी सब गलत हैं। फिर देखिए, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? सावधानी में प्रत्यय क्या है? तो ई प्रत्यय है। सावधान से बनता है सावधानी, ई जुड़ता है उसमें। जिसके पार देखा जा सके, मतलब पारदर्शक, पारदर्शक। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो प्रश्नों का स्तर देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न नहीं कहे जाएंगे क्योंकि बहुत ही सरल है। और किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन? नायक का नायिका, ये सही है। सेवक का सेविका सही है। अनुज का अनुजा नहीं है। संचालक संचारिका, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन सी जो है या ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पर देखिए, अनुज का अनुजा बताया जा रहा है, ये भी सही है। अनुज का अनुजा भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर संचालक का संचालिका होना चाहिए, संचारिका नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यामा, योजना, भिक्षा और संबल में। तो संबल जो है, संबल होता है क्योंकि योजना बनाई जाती है, भिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर संबल जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। जीवन धन का समानार्थी शब्द? यमराज, पति, आदमी, महीपति। जीवन धन का समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, पति। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 54 पे आ जाइए। सॉरी, हाँ 54 पे आते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है? तो अग्नि, चतुर्दश, वत्स और फूल में। तो सही जवाब है फूल। फूल का तत्सम बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। निम्न में सलाका का तद्भव रूप कौन सा है? सलाका का तद्भव रूप। तो सलाका का तद्भव रूप हो जाएगा सिलाई। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अनसीन पैसेज पे आ जाइए। अनसीन पैसेज, गद्यांश को पढ़िए और उचित विकल्पों का चयन करके उत्तर दीजिए। और 56, 57, 58, 59, 60, ये 5 प्रश्न आपको इसी पर आधारित हैं। चलिए मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। रास्ते पर खड़ा ये आम का पेड़ सदा से टूट नहीं है। दिन थे जब वो हरा भरा था और उस जनसंकुल चौराहे पर अपनी छतनार डालियों से बटोहियों की थकान अनजाने में दूर करता था, पर मैंने उसे सदा ठूठ ही देखा है। पत्रहीन, शाखाहीन, निरवलंब, जैसे पृथ्वी रूपी आकाश से सहसा निकलकर अधर में ही टंग गया हो। रात में वह काले भूत सा लगता है, दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती जितना काला उसका जिस्म है। और अगर चितेरे को छायाचित्र बनाना हो तो शायद उसका सा अभिप्राय और न मिलेगा। प्रचंड धूप में भी उसका सूखा शरीर उतनी ही गहरी छाया जमीन पर डालता जैसे रात की अंधियारी चांदनी में। जब से होश संभाला है, जब से आँख खोली है, देखने का अभ्यास किया है, तब से बराबर मुझे उसका निस्पंद, नीरस, अर्थहीन शरीर ही दिख पड़ा है। पर पिछली पीढ़ी के जानकार कहते हैं कि एक ज़माना था जब पीपल और बरगद भी उसके सामने शर्माते थे और उसके पत्तों से, उसकी टहनियों और डालों से टकराती हवा की सरसराहट दूर तक सुनाई पड़ती थी। पर आज वह नीरव है। उस चौराहे का जवाब, जिस पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों की राहें मिलती हैं और जिनके सहारे जीवन अविरल बहता है, जिसने कभी जल को जीवन की संज्ञा दी, उसने निश्चय जाना होगा कि प्राणवान जीवन भी जल की ही भांति विकल अविरल बहता है। सो प्राणवान जीवन मानव संस्कृति का
उल्लास उपहार लिए उन चारों राहों की संधि पर मिलता था, जिसके एक कोण में उस प्रवाह से मिल एकांत शुष्क आज वह ठूंठ खड़ा है। उसके अभाग्यों की परंपरा में संभवतः एक ही सुखद अपवाद है, उसके अंदर का स्नेह रस सूख जाने से, संज्ञा का लोप हो जाना, संज्ञा लुप्त हो जाने से कष्ट की अनुभूति कम हो जाती है। तो वास्तव में ये लाइनें मन को छूने वाली हैं। अब आइए देखते हैं इन पर आधारित क्वेश्चंस को। शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा गया है? शाखाहीन रसहीन और शुष्क वृक्ष को कहा गया है जड़ वृक्ष, यानी कि ये जो ऑप्शन बी है, सॉरी ठूंठ वृक्ष, ठीक है, ठूंठ वृक्ष, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का कारण कौन सा नहीं है? आम के वृक्ष का अधिक हरा भरा और सघन होना। दूसरा ऑप्शन देखिए, आम की टहनियों से टकराती हवा की सरसराहट की आवाज़ दूर तक सुनाई देना। पीपल और बरगद की मजबूती और सघनता आम के विशाल वृक्ष की तुलना में फीकी पड़ना, और पीपल और बरगद के सामने ही आम के पेड़ का ठूठा हो जाना। तो इसमें जो है ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा हो सकता है? निष्पंद और नीरस वृक्ष, नीरस एवं अर्थहीन जीवन, ठूठा आम, जंगल के वृक्ष। तो प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? नीरस और अर्थहीन जीवन, निष्पंद और नीरस वृक्ष, ठूठा आम, या फिर जंगल के वृक्ष। मुझे लगता है कि ठूठा आम इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, बाकी आप थोड़ा गेस कर लीजिएगा। जन संकुल का आशय क्या है? जन संकुल का आशय होता है भीड़ भाड़ से भरे। आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था? तो आपको पता ही है कि यात्रियों की थकान मिटती थी और विश्राम मिलता था, यानी कि इसका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या है? एक ऊर्ध्वाधर सदस्य है जिसके तारों और हैंड रेल के सिरों को जोड़ने के लिए फ्लाइट के सिरों पर रखा जाता है। तो ये देखिए जो क्वेश्चंस है ना, अब ये आगे जब से आप बढ़ेंगे तो ये प्रश्न बिल्कुल टॉपिक वाइज हैं, मतलब सिर्फ इसी परीक्षा के लिए हैं। तो इसका आगामी जो परीक्षा है जिसमें जीएस पूछा जाएगा, इसमें कोई मतलब इसका नहीं बनता है। तो बाकी के प्रश्नों को रहने देते हैं। कुल मिला के 60 प्रश्नों को आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस। अगर शेष प्रश्नों के भी आंसर की आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।